किसका? वही होता, अध्यक्ष ही होता है। देख लीजिए किसमें देखना है, नेट पे। किसमें देखना है? नेट में। देखिए क्या होता है, जैसे जनपद के बारे में बात करें ना, जनपद में जो अध्यक्ष, सारे सदस्य चुने जाते हैं, सदस्य चुनने के बाद वो अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, वही सारी जो है मीटिंग्स वगैरह को हेड करता है। लेकिन साथ ही साथ में एक सीईओ भी होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है। वो क्या करता है, सारे प्रशासनिक कामों में वो उसका दखल होता है। तो प्रशासनिक रूप से वो जो है हम कह सकते हैं अध्यक्ष है, सीनियर है, लेकिन जो अध्यक्ष होता है वही सारे काम करता है। ठीक है, चलिए अध्यक्ष चुनते हो अपने बीच में से एक। ठीक, चलिए शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट है। हमने पढ़ा था 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट है और 12th शेड्यूल में नहीं लिखा था सब्जेक्ट, वो अलग अलग नहीं लिखा है। हाँ, अलग अलग है दोनों। उसको ज़्यादा है तो गूगल करके उसमें अपडेट कर लेना, उसमें ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। बेसिकली ये पंचायतों के बारे में ज़्यादा पूछता है, नगर निगम का बहुत ही कम, हाँ बहुत ही कम क्वेश्चन है ना। इसलिए अपन को कंसाइज रूप में उतना ही पढ़ना है जितना अपने काम में आता हो, है ना, क्योंकि फिर वो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो जाती है पढ़ने के साथ, डेटा बहुत हो जाता है ना। चलिए बढ़े आगे। ठीक है, देख लिया। कौन कौन नहीं आए आज? बहुत लोग नहीं आए आज। उसकी तो शायद तबीयत खराब है ना। अच्छा चलिए ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, रास्ते में पड़ता है। नहीं, रानी ताल वाला नहीं, वो क्या बोलते वहीं, क्या अपना महाराजपुर में। हाँ शक्तिनगर से वहां तक चले गए सर, बिल्कुल एकदम। अरे वो क्या है, वो मेरे फ्रेंड का मकान है दरअसल। मेरा फ्रेंड है, उसका मकान है वो, जहां भी रहता हूँ, तो इसलिए वहां शिफ्ट हुआ मैं। वहां से आने में आपको पेट्रोल भी तो लगता है। हाँ, नहीं पहले पहले क्या था, जब शिफ्ट हुए थे ना, सारी चीजें ऑनलाइन चलती थी, तो मैं हफ्ते में ही शायद एक बार घर से बाहर निकलता था, भाई घर से ही नहीं निकलता था मैं, तो आना जाना हो की जरूरत ही नहीं थी कहीं। चलिए, कितने लोग रहते हैं आपको? बस हम 3 हैं। नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज, वो एक्चुअली समझ में आ गया ना वाला, वो सारे मेंबर्स, जैसे अपन मतलब ऐसा वाला है कि वो एग्जीक्यूटिव हेड है और ये मतलब हाँ पॉलिटिकली हेड है। जैसे अपने नगर निगम में होता है तो पार्षद लोग मिलकर मेयर को चुन लें, इस टाइप से वहां पे सारे सदस्य मिलकर क्या कर रहे हैं, वो अध्यक्ष चुन रहे हैं, है ना, और कमिश्नर अलग काम कर रहा है, तो उसी तरह से वहां पर भी काम होता है। हाँ वो ये है ना, क्या बोलते अपना स्मार्ट। क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट को हेड करता है, उसको कलेक्टर की डेजिग्नेशन। हाँ, कमिश्नर ऐसे सुनने में बड़ा लगता है, हाँ कि कमिश्नर है, नगर निगम कमिश्नर। हाँ, ओवरऑल पावर, हाँ सही। लेकिन वो यही है ना, क्या बोलते अपना ये स्मार्ट सिटी का ऑफिस है ना, उसके आसपास खड़ी रहती है ना उनकी गाड़ी। अच्छा, यहाँ खड़ी। हाँ, वो शायद स्मार्ट सिटी के चक्कर में ही। हाँ चलिए, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे किसके बारे में, नेशनल और स्टेट लेवल के कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेट्यूटरी कमीशंस के बारे में। ठीक है ना, तो 2 कमीशंस के बारे में यहां पर बात की गई है। ठीक है, पहले क्या था, पहले पुराने सिलेबस की अगर हम बात करें तो पुराने सिलेबस में स्पष्ट रूप से जो है 10 हमारे पास अलग अलग जो है इस प्रकार के कमीशंस थे पुराने सिलेबस को अगर आप देखोगे, है ना, जो यूनिट 10 हुआ करती थी। ठीक है, अब यूनिट 10 में हमने जनजातियों को जोड़ दिया है। पहले क्या हुआ करता था कि पूरे के पूरे 10 जो थे आपके लिस्ट बनी हुई थी, तो उसमें हमें पता था कि ये 10 ही पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है।
अब समस्या क्या है? अब समस्या यह है कि उन्होंने सिलेबस में डिफाइन नहीं किया कि कौन से कमीशंस आपको पढ़ने हैं और कौन से इंस्टीट्यूशन पढ़ने हैं और कौन से छोड़ देने हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, मोटे मोटे तौर पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। वैसे फिर हम कमीशन और इंस्टीट्यूट्स पे चलेंगे तो आपको तो पता है कि बहुत सारे हैं, वो तो एन नंबर ऑफ है हर एक चीज के लिए, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो खास खास है उन्हीं पर ध्यान देंगे, है ना। और पहले जब हम पढ़ते थे तो पहले क्या है कि अब जैसे कमीशन फॉर्म हुआ, कमीशन के फिर किस एक्ट से बना, एक्ट्स के अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं, ठीक है, उन सारी चीजों में डिटेल में जाना पड़ता था। अब अपन जो है इस डिटेल को स्किप करेंगे क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि वो डिटेल में जाकर पूछेगा भी। तो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे कमीशंस हैं, हर एक की अपनी अलग धाराएं चल रही है, अलग क्लॉज सब क्लॉज, तो वो बहुत ही डिटेल हो जाएगा और पढ़ने के लिए भी आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अपन यहां पे बात करेंगे किसके बारे में। अरे वो गोला नहीं दिख रहा, कहां गया? चलो देखते हैं उसको, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन या इंस्टीट्यूट्स के बारे में, ठीक है, जिसको हम वैधानिक संवैधानिक आयोग या संस्थाएं कहते हैं। तो वैधानिक या संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से कहलाएंगे? जिनका संविधान में सीधे सीधे उल्लेख किया गया है ना, जिसमें सीधे सीधे, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया गया है ना, आर्टिकल्स दे दिया गया है, ठीक है, कि भैया ये बनाओ, ये इंस्टीट्यूट बनाना ही बनाना है अपन को। जैसे हम SC/ST के बारे में बात करें, OBC के लिए बारे में बात करें, ये सारी चीजें, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे कौन से आ जाते हैं, स्टेट्यूटरी, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें, जिसको हम सांविधिक आयोग भी कहते हैं, ठीक, इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो एक्ट से, हम कह सकते हैं कि संविधान में इनके बारे में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन किसी क्लॉज के बेस पर, किसी हम कह सकते हैं आर्टिकल के बेस पर हमने क्या किया, उसके लिए अलग से एक्ट बनाया और अलग से एक्ट बनाकर उसके लिए अलग से हमने बॉडी खड़ी कर दी है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें महिला आयोग के बारे में, ठीक है, तो हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि महिलाओं के लिए आयोग बनाओ, लेकिन महिलाओं के लिए लिखा है कि महिलाओं को तो हमें आगे बढ़ाना है, महिलाओं की दशाओं को सुधारना है। तो हाँ, तो महिलाओं के लिए हमने क्या कर दिया, अलग से कमीशन बना दिया, एक अलग से एक्ट बना दिया, ठीक है। और उस अलग से एक्ट बना के हमने क्या कर दिया, एक सांविधिक आयोग उसको बना दिया, क्योंकि डायरेक्ट उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी वर्णन नहीं देखने को मिलता, उल्लेख देखने को नहीं मिलता, कहीं पर भी सीधे तौर पर हमें वो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बढ़े आगे, ये मिल गया, बढ़े आगे, लिख लिया, चलिए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कौन सा, UPSC, है ना। हमारे सिलेबस के हिसाब से जो सबसे बड़ा है और सबसे पहला है कौन सा, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जनक भारत में माना जाता है, किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही हमारे यहाँ भारत में सिविल सेवाओं को शुरू किया, है ना। अब इसके इतिहास में हम जाएंगे नहीं, सिंपल याद रखेंगे कि सबसे पहली जो परीक्षा हुई थी वो कब हुई थी, 1855 में हुई थी। इसको भी मोटे मोटे तौर पे याद रखना है, इतना डिटेल वो भी ये नहीं पूछेगा, है ना, कि पहली परीक्षा कब हुई थी, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि थॉमस बेबिंगटन, है ना, मैकाले, इन्होंने कहा था कि एज जो है उसको कम करके कितना कर दो, 16 से 23 के बीच में कर दो, ठीक है। पहले 19 से 23 के बीच में हुआ करती थी, 19 हुआ करती थी, उसको और कम करके कितना कर दिया था, 16 कर दिया था, ठीक है ना। तो इसके विरोध में जो है सत्येंद्रनाथ बैनर्जी ने विद्रोह किया था, आंदोलन चलाया था, है ना। हाँ, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने जो है आंदोलन वगैरह चलाया था। ये भी हमारे इतिहास का भाग है, तो इसको सिर्फ सुन लेना, इसको भी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि विश्व इतिहास में, सॉरी, आपके आधुनिक भारत के इतिहास में वो है ना, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक। उसके बाद हम बात करें, एचिसन आयोग भी आया था, फिर बाद में एचिसन आयोग ने क्या कर दिया, वापस जो है एज कितने कर दिया था, 23 कर दिया था। ये भी हमारे जो है कहने की आवश्यकता नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ सुन लेना बस, ठीक है। फिर स्लिंगटन आयोग भी बना, है ना। स्लिंगटन आयोग ने क्या कहा कि भारत और इंग्लैंड में एक साथ क्या होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बात की थी, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना थोड़ा हल्का फुल्का याद रख लेना, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि यहां से कोई प्रश्न वो उठाए। इंडिया और इंग्लैंड में मतलब साथ में एग्जाम मिल जाए, ये जो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और उन्होंने जो आंदोलन वगैरह चलाए थे ना, कि भाई एक साथ एग्जाम लो और ये सारी चीजें, फिर उसी के बाद जो है एचिसन आयोग वगैरह बनाया गया। हाँ जी,
आयु घटाने से क्या दिक्कत होगी? आयु घटाने से मतलब ये था ना कि भाई जैसे आपके पास अभी एज क्राइटेरिया है ना, अगर वो आयु घटा देंगे तो एज क्राइटेरिया तुरंत खत्म हो जाएगा। नहीं, पर 16 से 23 थी, इसने भी तो 23 ही रखा HSN में। नहीं, मिनिमम मिनिमम 23 आप कर सकते हो, ऐसा है ना। इसको इसको 23 हटा दो, सिर्फ 16 ध्यान रखो, है ना। 16 रखी थी, फिर उन्होंने कहा कि 23 तक होना चाहिए, फिर पहले हुआ करती थी 19 साल, है ना, कि 19 साल जो है। 16 से तैयारी करेगा तो 18 में तो बन जाएगा। हाँ, लेकिन होता क्या था ना कि हमारे यहाँ भाई अब जैसे एजुकेशन इतना लेट हो रहा है ना, क्योंकि उस समय और भी देरी से स्कूल वगैरह बच्चे जाया करते थे, तो मैक्सिमम एज थोड़ी थी, ये तो वो थी ना। नहीं, मैक्सिमम शायद मैक्सिमम एज थी वो, है ना, उसमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 16 से हो सकती है सर। मैक्सिमम से 16 से 23 के बीच में रखा हुआ था, है ना, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा जो है वो मैक्सिमम एज की ही रही होगी, क्योंकि मिनिमम होती तो जाहिर तौर पर उसमें लड़ाई नहीं होती, है ना। चलिए, उसको घटा के कर क्या कर दिया गया था, 19 थी, 19 से जो है आयु घटाकर कितना कर दिया गया आपके 16 कर दिया। उसे इसमें अपन को जाना नहीं है, अपन को क्या याद रखना है, अपन को याद रखना है ये, ठीक है। क्या याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है ना, पहली बार भारत और जो है इंग्लैंड में एक साथ एग्जाम लेने की बात की गई थी, ठीक है। सबसे पहले कब हुआ था, है ना, और इसी में कहा गया था कि हम क्या करेंगे, 1/3 जो है पोस्ट इंडियंस के लिए रिजर्व रख लेंगे, हायर पोस्ट, है ना। हायर पोस्ट के लिए, हायर पोस्ट के लिए क्या होता था, वहां पे भारतीयों को हायर पोस्ट नहीं दी जाती थी, तो इसलिए इस कमीशन में कहा गया था, 1919 में ये कहा गया था कि हम क्या करेंगे, 1/3 पोस्ट जो है भारतीयों के लिए रखेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो है बहुत सारे हम कह सकते हैं कठिन नियम वगैरह ला दिए गए थे, जिसकी वजह से भारतीय उसमें सिलेक्ट ना हो पाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पिक्चर है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ एक बार देख लेना, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी कम है, ठीक है। और जब आप मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी जो है चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद 1919 के अधिनियम के बाद, है ना, एक्ट के बाद हम बात करें, 1922 में पहली बार जो है आपकी परीक्षा आयोजित होती है भारत और आपके लंदन में एक साथ, है ना, एक साथ देखा जाए तो यहां पर हुई, ठीक है। भारत में सबसे पहले कहां हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, है ना, इलाहाबाद में उसको आयोजित किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसी को बेस करके फिर हमने क्या किया कि क्योंकि एग्जाम हमको लेने ही थे, एग्जाम हमको करवाने ही थे, तो एग्जाम करवाने के लिए हमने क्या बना दिया, आयोग बना दिया, ठीक है। और वो आयोग कब बना आपका, 1 अक्टूबर 1926 में बना, ठीक। जब इसको बनाया गया तो इसमें एक कौन थे, एक चेयरमैन थे और बाकी 4 मेंबर्स थे। क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद आपका क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे क्या किया गया, इससे जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाए गए, है ना। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे हमारे प्रेजेंट में आपके स्टेट पीएससी, है ना। चलिए, उसके बाद हम आजाद हो गए और 26 जनवरी को हमने हमारा गणतंत्र लागू कर दिया, और 26 जनवरी को हमने क्या कर दिया, आपके केंद्रीय जो लोक सेवा आयोग था उसको बना दिया आपने संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े। हम्म। सर मैम भी प्रोफेसर है ना, वो भी पढ़ाते हैं। हाँ, कहाँ पर पढ़ाते हैं? वो पहले उसमें पढ़ाते थे यूपीएससी पाठशाला में, अभी उन्हें छोड़ दिया है। छोड़ दिया। हम्म।
इसी के बाद थोड़ा सा एमपीपीएससी का भी देख लेंगे, थोड़ा सा इतिहास अपन है ना, तो थोड़ी सी जगह छोड़ देना एमपीपीएससी के लिए भी, ठीक है, ताकि दोनों को अपन कंपेयर करके एक साथ रख सकें। चलिए, यूपीएससी का हाँ है। हाँ, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इतिहास यहीं पे एमपीपीएससी का भी लिख लेंगे अपन, ठीक है, यूपीएससी के साथ ही साथ में, तो अपन को दोनों चीजें ध्यान रहेगी, ठीक है। जैसे हमने देखा कि फेडरल जो है कमीशन हमने बनाए किसके लिए, सर्विसेज के लिए, फेडरल कमीशन सर्विसेज, ठीक है। उसी को फिर जो है जहां जहां पर फेडरल कमीशन थे उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्टेट पीएससीज में कन्वर्ट कर दिया। मध्य प्रदेश पीएससी के बारे में बात करें तो जब हमारा मध्य प्रदेश बना उसी समय हमने क्या कर दिया, एमपीपीएससी भी बना दिया, ठीक है ना। चलिए, और इसके लिए जो है हमने एक अधिसूचना जारी करी, एक नोटिफिकेशन लेकर आए जो आया था 27 अक्टूबर 1956 को, ठीक है। तो 27 अक्टूबर 1956 को अपन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक अधिसूचना जारी करी, और उसके बेस पर हमने 1 नवंबर 1956 को क्या बना दिया, हमारा एमपीपीएससी बना दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, जिससे हमने रीऑर्गेनाइज करके स्टेट्स को बनाया था, उसके अगर हम बात करें तो उसके जो धारा थी है ना, उसके अंदर एक हम कह सकते हैं सेक्शन था, कौन सा, 118 का 3, ठीक है, क्लॉज 3। अब इसमें भी इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल में पूछेगा, लेकिन इसको याद रखिएगा, ठीक, क्योंकि हम एमपीपीएससी के बारे में बात करें तो हो सकता है वो शायद इसमें पूछ ले। हाँ जी, आ चुका है एज इट इज, किस धारा में, है ना, वो तब था जब तब पूछा होगा, जैसे मैंने बताया ना कि 10 के 10 पूरे आपके पास वो हुआ करते थे, है ना, हाँ एक्ट, हाँ, तो वो सारे जो है हम कह सकते हैं सारे उसमें आपके इंस्टीट्यूट्स दिए गए थे, ठीक है। तो उस समय हाँ सिलेबस का पार्ट ही था वो, ठीक है, तो उस समय पूछ लिया था। अब एमपीपीएससी के बारे में पूछ रहे हैं तो यहां पर ये वाला क्लॉज अपन को याद रखना, कौन सा वाला, 118 का 3, ठीक है, कौन सा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का, ठीक है। चलिए, हेड ऑफिस कहां पर है, इंदौर में है, ठीक है। पहली परीक्षा इसने कब ली थी, 58 59 में, है ना, 56 में बना, एक मतलब 2-3 साल उसको लगे एग्जाम लेने में ही, ठीक। उसके बाद जो है इसके पहले मतलब जब तक हमारा जो है एमपीपीएससी नहीं बना था, तो उसके पहले जितने भी हम कह सकते हैं एग्जाम वगैरह हुआ करते थे सिविल सर्विसेज के लिए, वो कौन लेता था, आपका यूपीएससी लिया करता था। तो ये इतना हम तो कह सकते हैं अंडरस्टूड है, ठीक है। इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, डीवी रेगी बने थे। वर्तमान में कौन है, मेहरा जी है ना। चलिए, ठीक है, चलिए, इसी के साथ साथ इंदौर में अगर आप जाएंगे, है ना, इंटरव्यू देने जाए तो वहां पर एक मस्जिद भी है ना, किसकी है, शहादत खान की वहां पे हाँ, वो है, क्या बोलते हैं, है ना। तो वहां पर शहादत खान की क्या है, एक टॉम्ब है, ठीक है। शहादत खान कौन थे, हाँ, है ना, 1857 की क्रांति में वो लड़े थे, ठीक है। और जैसे ही हम बात करते हैं, जैसे रोड मतलब एक रोड के उस तरफ जो है आपका एमपीपीएससी है, रोड के साइड आपको उनकी टॉम्ब देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आप अपने मम्मी के साथ जाओगे तो बाहर खड़ा कर देते हैं, है ना, तो फिर मम्मी लोग वहां जाके दुआ पढ़ने लगती हैं, उनको पैसा कि हमारा बच्चा पास हो जाए है ना। तो वहां पे मैंने बहुत देखा है। चलिए, बहरहाल अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहरहाल आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कह रहा है, किसके बारे में। यहां पर है यूपीएससी, है ना, यूपीएससी, और ये है आपका एमपीपीएससी, एमपीपीएससी, ठीक है। अब दोनों में ही अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बिल्कुल सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही हम कह सकते हैं यहां पर क्या किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग नहीं कहा गया है। उसमें क्या कहा है
आपके यूनियन पब्लिक सर्विसेज और आपके स्टेट पब्लिक सर्विसेज दोनों की बात एक साथ कर रहा है। इसलिए जो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दोनों ही जगह आप बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो। कहां से कहां तक है? अगर हम बात करें कौन से पार्ट में दिया गया है, तो पार्ट 14 में ये सारी बातें की गई है, ठीक है। चाहे एमपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, दोनों के बारे में पार्ट 14 में दिया गया है। अगर हम इसके चैप्टर की बात करें तो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2 है, ठीक है। चाहे एमपीपीएससी की बात करें चाहे यूपीएससी की बात करें। उसी तरह से अगर हम इसके नेचर की बात करें तो इसका नेचर कैसा है, याद रखिएगा इसका नेचर कैसा है, एडवाइजरी बॉडी है ये एक प्रकार से। क्या है ये? एडवाइजरी बॉडी है। अब एडवाइजरी बॉडी क्यों है ये? कंपल्शन नहीं थी गवर्नमेंट में। और दोनों ही एडवाइजरी बॉडी है, चाहे एमपीपीएससी की बात करें यूपीएससी की बात करें। तो एडवाइजरी क्यों है ये? हाँ, वेरी गुड, है ना। देखिए अगर हम यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों की बात करें ना, तो ये क्या ले रही है? एग्जाम ले रही है ना। इनको जो है कहा गया है कि भाई हमें जो है अच्छे सिविल सर्विसेज चाहिए, ठीक है। एमपीपीएससी को बोला स्टेट लेवल पर और यूपीएससी को बोला कि भाई आप यूनियन लेवल पर जो है आप क्या करिए, हमें अच्छे सिविल सर्विसेज ढूंढ के दीजिए। अब इन्होंने अच्छे सिविल सर्विसेज ढूंढने के लिए क्या कर दिया? सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेने चालू कर दिए, है ना। और इन्होंने क्या किया? अपने हिसाब से एग्जाम का पैटर्न सेट किया कि भाई क्या सिलेबस होगा, है ना। उसके बाद उसमें इंटरव्यू होगा, मेंस होगा, प्रीलिम्स होगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से एग्जाम वगैरह लिए। एग्जाम लेने के बाद वो क्या करते हैं? एक लिस्ट उन्होंने बना दी कि भाई हमारे हिसाब से ये जो कैंडिडेट है, ठीक है, उनकी ये लिस्ट है ना। अब उसके हिसाब से अब वो लिस्ट किसको दे देंगे? आपके सरकार को दे देंगे, है ना। सरकार को दे देंगे, मतलब एक प्रकार से गवर्नर को दे देंगे कि भैया ये लोग हैं, अब आपको इनको क्या करना है? अपॉइंट करना है, ठीक। अब सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो क्या करेंगे? आपको अपॉइंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप अपॉइंट हो रहे हैं किसमें? आपके पुलिस विभाग में, तो पुलिस विभाग की तरफ से आपको कॉल लेटर आएगा, है ना कि एमपीपीएससी लेटर भेजेगा या यूपीएससी पे लेटर भेजेगा, है ना। ज्वाइनिंग लेटर तो कौन देगा? वही देगा जिस विभाग में, है ना, या जिस हम कह सकते हैं सेक्शन में आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? एग्जाम लेकर आपको एक प्रकार से जो है सिर्फ और सिर्फ एडवाइस कर रहा है, किसको? गवर्नमेंट को, कि भैया ये कैंडिडेट्स हैं जो हमारे हिसाब से बढ़िया फिट है आपके सिस्टम में, है ना। आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अच्छे सिविल सर्विसेज की लिस्ट हमारे पास ये है, अब आपको उनको अपॉइंट करना है। क्लियर हुआ? इसलिए ये एडवाइजरी है। हम क्या ये नहीं कह सकते कि ये एग्जाम लेने के बाद आपको नौकरी भी दे रहे हैं, ये सिर्फ एडवाइस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए अब यूपीएससी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहां पर यूपीएससी है, ठीक है। यूपीएससी के अगर हम बात करें तो हमारा जो आर्टिकल 16 का एक है वो ये कह रहा है कि यहां पर क्या होना चाहिए? एक अध्यक्ष होना चाहिए। और प्रेजेंट में अभी कितने हैं? 9 से 11 जो है आपके सदस्य हैं, है ना। मैक्सिमम 11 और मिनिमम 9 के बीच में आपका चल रहा है। तो 9 से 11 के बीच में आपके पास क्या होना चाहिए? मेंबर्स होने चाहिए। वही एमपीपीएससी की अगर हम बात करें तो एमपीपीएससी में एक अध्यक्ष होता है और अभी शायद 4 जो है उसके सदस्य हैं। सर दोनों का आर्टिकल सेम है 316। हाँ, और 316(1) क्या है? कौन सा? 1 लिखा हुआ। 16 का 1 ये कह रहा है? 16 का 1 यूपीएससी के लिए। नहीं, दोनों में ही, दोनों में। यहां पर भी आप 16 का 1 ही डाल दो आप, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें जो आर्टिकल्स है उसमें डिटेल में नहीं जाना है ना। जहां जहां पर मैं कहूंगा उसी के आर्टिकल्स पे अपन डिटेल में जाना है, ठीक है। लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि आप जब नोट्स वगैरह बनाओ तो ध्यान में रहे कि आर्टिकल 16, 316, 316, 316 बार बार आप लिखोगे तो याद हो जाएगा कि ये जो है आपके यूपीएससी एमपीपीएससी। जैसे मैंने बताया कि दोनों के लिए क्या है? एक ही चीज लिखी हुई है, एक ही लाइन में दोनों के बारे में कहा है कि स्टेट के लिए पीएससी के लिए, ये स्टेट के लिए यूनियन के लिए, स्टेट के लिए यूनियन के लिए, है ना। बस यही शब्द जोड़ दिए गए। और जहां जहां पर उसको लगता है कि प्रेसिडेंट लिखना है तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऐसे लिख के उसने एक ही क्लॉज में सारी चीजें खत्म कर दी, अलग से दोनों को अलग अलग नहीं किया, है ना। उसके बाद हम बात करें तो एमपीपीएससी के मेंबर्स कितने रहेंगे वो नहीं 4, लिखा है क्या? इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन होते हैं 4, अभी हैं 4, ठीक है। इंक्लूडिंग मतलब 4 + 1 एक चेयरमैन, ठीक है। चलिए तो टोटल 5 हो गए। अब अगर हम बात करें कि इनकी संख्या कितनी होगी, है ना, मेंबर्स कितने होंगे, तो यूपीएससी में मेंबर कौन डिसाइड करेगा? आपका प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, है ना। इसका मतलब हमारा जो संविधान है, संविधान में कहीं मेंबर्स डिसाइड नहीं है कितने मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो मेंबर के लिए किसके ऊपर छोड़ दिया गया है यूपीएससी में?
प्रेसिडेंट के ऊपर, है ना। और वहीं अगर हम बात करें कि यहां पर किसके ऊपर छोड़ दिया गया है एमपीपीएससी में, गवर्नर के ऊपर, कि कितने मेंबर होने चाहिए, तो इसको शॉर्ट में अपने हिसाब से बना लेना है कि कितने गवर्नर होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्लॉज भी है 318, उसको भी लिख लेना, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, दोनों में ही 318 के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आर्टिकल छोड़ना है छोड़ देना, जहां मुझे जरूरत लगेगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो 318 आर्टिकल ये कह रहा है कि जो मेंबर्स हैं वो फिक्स नहीं है, मेंबर डिसाइड करने की जो पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास है। ठीक है, चलिए। हमें याद ये रखना है कि दोनों ही जगह जो मेंबर्स आप बनाएंगे, कम से कम उनके पास क्या होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो दोनों ही जगह, मतलब एमपीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी, दोनों ही जगह क्या होना चाहिए, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो 10 साल का एक्सपीरियंस दोनों ही जगह हो सकता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट में या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना। दोनों ही जगह आपके पास 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी हो गया। 10 साल में क्या राज्य सरकार करेगी? चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों ही जगह सेम चीजें काम करेंगी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। है ना, सेंटर और स्टेट। ठीक। दूसरी चीज याद रखिएगा, जब हम एमपीपीएससी के बारे में बात करते हैं तो एमपीपीएससी में जो है, एमपीपीएससी में जो मेंबर्स, इसमें जो कम से कम आधे सदस्य, हाँ इसमें भी सेम है ना वही, ये 16 का एक जो है हम्म चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये 316 का एक हम्म वो नहीं, वो नंबर ऑफ मेंबर आधे सदस्य, जैसे मान लीजिए 10 है होगा, 10 सही, हम्म इनमें से आधे अपने पास बाकी स्टेट हैं, हाँ जी, आधे सदस्य जो है हम्म भारत सरकार के राज्य सरकार, हम्म बाकी आधे के स्टेट आएंगे। आधे वो सब उनके स्वविवेक के ऊपर आधारित है ना। हमने जैसे यहां पर, एक मिनट का समय, हमने यहां पे लिखा ना, जैसे आर्टिकल 318 है ना, मैंने उसको यहां पर नहीं लिखा है, कॉपी नहीं किया है यहां पर भी मेंबर उसके भी अपॉइंटेड बाय यही रहेंगे ना, कैसा, स्टेट ही अपॉइंट करेगा ना एमपीपीएससी के। नहीं, अपॉइंट यहां पर करता है कौन, गवर्नर। सर अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तब आपने बोला था प्रेसिडेंट करेगा अपॉइंट। किसको, चेयर एमपीपीएससी को, नहीं, अपॉइंट करता है गवर्नर, हटाता है प्रेसिडेंट। चलो, अगर मैंने बताया होगा तो उसको करेक्ट कर लेना, हो सकता है शायद मैंने गलत बता दिया हो, लेकिन याद रखिएगा अपॉइंट कौन करेगा इनको, गवर्नर, हटाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है। अब आर्टिकल 318 ये कह रहा है दोनों ही जगह में कि जो मेंबर है वो फिक्स नहीं है ना, तो हमें 318 पे नहीं जाना है डिटेल में, बस इतना याद रखिए कि मेंबर फिक्स नहीं है। मेंबर कितने होने चाहिए, ठीक, वो सब किसके ऊपर छोड़ दिया गया, यूपीएससी के लिए प्रेसिडेंट के ऊपर, और यहां पर एमपीपीएससी के लिए गवर्नर के ऊपर। अब हमें यह भी पता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ही जो है उनके स्वविवेक का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन वो अपने विवेक से काम नहीं करते। वो क्या करेंगे अपने, सर ये किसके, मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ये नहीं सर, इस तरफ हाँ, नहीं, इसमें मैंने कहीं नहीं लिखा होगा, इसमें शायद गवर्नर है, वो कौन से आर्टिकल में लिखा है, नंबर है, नंबर 318 में 316 में आएगी ना सारी चीजें, आर्टिकल बिल्कुल सेम है। हाँ, आर्टिकल बिल्कुल सेम है, मैं बता रहा हूं ना, एक ही लाइन में उसने कर दिया, एक ही लाइन में। अगर आप, जैसे मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर किया, उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें एक ही लाइन में उसने क्या कर दिया, स्टेट एंड आपका यूनियन, स्टेट एंड यूनियन, है ना, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, है ना, ऐसा उसने लिख के एक ही लाइन में लिख दिया है। तो उसने अलग अलग लाइन नहीं बनाया, अलग अलग क्लॉज बनाया ही नहीं है, अलग अलग आर्टिकल दिए ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि आर्टिकल्स मैंने लिख तो दिए हैं, लेकिन उस पर ध्यान मत देना, जहां पर मुझे जरूरत लगेगी मैं आपको बता दूंगा कि वाला आर्टिकल पढ़ लो, इसको रट लो। ठीक। अब दोनों ही जगह क्या हो रहा है, जो है फिक्स नंबर नहीं है। ठीक है, वो किसके ऊपर छोड़ दिया गया है, यूपीएससी में प्रेसिडेंट के ऊपर, यहां पर आपके गवर्नर के ऊपर। और हमें यह भी पता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने हिसाब से काम नहीं करते, वो किसके हिसाब से काम करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करेगी, उसको रिकमेंड करेगी भाई मेंबर बढ़ा दो, घटा दो, कम कर दो। ठीक है, फिर उसके हिसाब से वो घटाएंगे और बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, एमपीपीएससी में हमें बस ये याद रखना है, यानी कि स्टेट पीएससी में हमें ये याद रखना है कि इनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है, लेकिन हटाएगा कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल है 317 17 पे खतरा। ठीक है, कि हटाने का अधिकार है ना, रिमूव का
जो है राइट्स किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। हटाएगा कौन उनको, प्रेसिडेंट हटाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। ये तो अभी तो पेंशन के तौर पे जोड़ती है ना इनकी सैलरी 9,00,000 असली कमाई तो पारदर्शिता की नहीं है। स्पीकर की बेटी का सिलेक्शन हुआ। मैं तो उन लोगों को छोड़ता हूँ फिजिकली हैंडीकैप को सर्टिफिकेट बना के ना नाच रही थी वो बारात में। मैंने भी देखा है 2-3 लोगों को लाइव। बता दिया एक मुझे हेगड़े भी मिल पाया जेन्युइनली वैसा फिर उसको फिजिकली हैंडीकैप कर देना चाहिए, तो प्रॉपर्टी तो करो लायक तो टेलीग्राम का पैर परमानेंट चलिए चलिए आगे बढ़े, चलिए। याद करना है। नहीं, इसको सिर्फ देख लेना मोटे मोटे तौर पर, है ना, इसको याद नहीं करना उतना, सिर्फ सुन लेना बस। देखिए सैलरी की बात करें तो चेयरमैन को कितनी सैलरी मिलती है, 2.5 लाख रुपए, है ना। मेंबर्स को कितनी, 2.25 लाख रुपए। ठीक है, यहां पर 2.25 लाख रुपए किसको मिल जाएगा, चेयरमैन को, और 1,82,200 रुपए, 200 रुपए भी देंगे। ठीक है उनको जो है उनके मेंबर्स को मिलती है। तो इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मोटे मोटे तौर पर याद रखिएगा। याद रखना क्या जरूरी है इसमें, है ना, इसमें ये याद रखना है कि जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं उनकी जो सैलरी आती है वो कौन से फंड से आती है ना, तो आएगी कंसोलिडेटेड फंड से। और अगर हम बात करें एमपीपीएससी की तो ये किससे आएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, चलो ये हमारे लिए काम का है। ठीक है, टेन्योर की बात करें तो टेन्योर यूपीएससी में कितना है, 6.65, और यहां पर कितना है, 6.62। ठीक है, रेजिग्नेशन हो यूपीएससी कौन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, और यहां किसको देंगे, गवर्नर को देंगे। इसका कोई आर्टिकल नहीं है टेन्योर का। टेन्योर के आर्टिकल सब है, वो सब है, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल हो जाएंगे याद करने के हिसाब से, है ना, वो 61 का 1, 61 का 2 ऐसा हो जाएगा कहानी, इसलिए उसको बस मोटे मोटे तौर पर यही रखना है याद। ठीक है, बस 317 याद रखना है। हाँ सब है। गवर्नमेंट ने पेंशन हटा दी है तो वो नहीं, पेंशन हटाई नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया। हाँ, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस आ गया। इस पे एनपीएस है ओपीएस अप्लाइड सबके लिए, जितने भी सरकारी कर्मचारी सबके लिए न्यू पेंशन स्कीम्स हैं। और वो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी न्यू पेंशन वो अभी भी मुद्दा चल ही रहा है ना। एनपीएस में क्या है, एक साथ पैसा दे देंगे। हाँ 1 करोड़ रुपए आपको दे दिए, उसमें और एडिशनल 1.5 करोड़ दे दिए समझ, महीने महीने का पेंशन। अब महीना महीना नहीं मिलेगा तुमको। हाँ इकट्ठे आपको 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ कमीशन मिलेगा, इस समय पेंशन घटा दी एनपीएस। जैसे 1 लाख रुपए आपका अगर पेंशन पहले बनता था, अभी वर्तमान में 6-7 हजार बनेगा, राशि बढ़ा के 1 लाख से 6-7 हजार इस टाइप का एग्जांपल बताएंगे। और एक बार में बड़ा एक बार में जो है रिटायरमेंट जो है लमसम पैसा तुमको ज्यादा मिलेगा ऐसा। ग्रेजुटी तो अलग अलग ही चीज थी ना, वो तो ग्रेजुटी तो हम लोग को भी होती है। और वो ग्रेजुटी एजुटी सारा पैसा मिला करना वो एक साथ दे देते हैं, पेंशन के लिए जो सारा पैसा काटते हैं ना वो एक साथ दे देते हैं, और फिर महीने महीने जो पेंशन मिलती है वो नहीं मिलेगी, है ना, ऐसे ही बस समझ लो उसको। हाँ टीचर हमारे उधर कालाघाट में उनका आ रहा था 2200 रुपए पर मंथ पेंशन। पेंशन पुराने वालों की तो 50-60 हजार से ऊपर है। ऊपर है। हाँ ये लोग 10% की जगह 20% डिडक्ट करवाते हैं, डिडक्ट करवाते हैं। 20% ऐड करती है उसमें। छुट्टियों के भी पैसे देते हैं ना इसमें, आपने जितनी कम नहीं जितना करते हैं। जितना कटा होगा उतना ही गवर्नमेंट ऐड करेगी। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए अब रिमूवल को देख लेते हैं।
चलिए रिमूवल की बात करें, ठीक है, आर्टिकल 317 में दिया गया है, ठीक, दोनों ही जगह आर्टिकल 317 काम करेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हटाने का अधिकार दोनों ही जगह पे किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, किस आधार पर आप जो है मेंबर्स को या चेयरमैन को हटा सकते हो, दोनों ही जगह लगभग लगभग सेम चीजें काम करेंगी, है ना। कैसे काम करेंगी, सबसे पहले कौन हटा सकता है, प्रेसिडेंट हटा सकता है, ठीक। लेकिन प्रेसिडेंट कैसे हटाएगा, पहले पॉइंट किसके आधार पर, आपके मिसबिहेवियर के बारे में, है ना। तो मिसबिहेवियर उसने किया है या नहीं किया है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड करेगा कौन, आपका सुप्रीम कोर्ट, है ना। दोनों ही जगह जो है कौन डिसाइड करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसने मिसबिहेवियर किया है कि नहीं किया है। उसके बाद वो अपनी जांच वगैरह करने के बाद रिपोर्ट्स किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट है ना रिपोर्ट पढ़ेगा कि उसको लगता है कि भाई मिसबिहेवियर हुआ है ना, और ये सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड किया हुआ है, तो वो उसको हटा देंगे, ठीक। उसके बाद किस दूसरा क्या है, हाँ दोनों ही जगह सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा। अब हटाना भी राष्ट्रपति को है, क्योंकि ठीक है, हाँ हिंदी के लिए कदाचार, हाँ बैड बिहेवियर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी, है ना, यानी दिवालिया हो जाना, ठीक है। अगर कोई जो है दिवालिया हो गया है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। बैंकरप्ट, ठीक है। तो ये भी आपका जो है कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है, कि ये बैंकरप्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, व्यक्ति पूरी तरह से दिवालिया हो गया है, ठीक। अगर वो दिवालिया सरकार या हम कह सकते हैं कोर्ट उसको दिवालिया घोषित कर देता है तो प्रेसिडेंट उसको यहां से हटा देंगे, दोनों ही जगह है। दूसरी चीज क्या है, वो क्या करे, अदर प्लेड एम्प्लॉयमेंट में लग जाए, है ना। इसका मतलब कहीं और भी वो पैसा बनाने लगे, ठीक है, कहीं और से भी उसको पेमेंट आ रही हो, ठीक है। और ये सारी चीजें भी अगर सिद्ध हो जाती है तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। पता चलता है कि भाई कहीं और से भी वो पेमेंट ले रहा है तो उसको हटा देंगे। उसके बाद मेंटली और फिजिकली वो इनकैपेबल हो, ठीक है, कि भाई मेंटली और फिजिकली वो ठीक नहीं है, अपने पोस्ट को होल्ड करने लायक नहीं है अभी, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब वो इंटरव्यू में ये पूछने लगे कि बताओ मेरे मामा का नाम क्या है, सबसे बढ़िया है, मैंने सुना चलिए मेरा बिशप E4, अब आपकी चालक मेरा बिशप E4 पे, अब आप अगली आपके देख सकता हूँ, आपके सब लोग वही है जहाँ थे, आपके चेस्ट चला ही नहीं आ रहा। एक वो वाला भी तो था ना, इसका अगर आप मरने वाले हो तो आधा तो पता नहीं चलता है। हाँ ये वाला भी। चलिए लिख लिया। आप तो 24 घंटे हैं, आपको पता है क्या? बढ़े आगे, चलिए अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके पावर्स के बारे में, ठीक है, और इसकी ड्यूटीज के बारे में। दोनों ही जगह लगभग लोग सेम ही आर्टिकल जैसे मैंने बताया, तो इसमें सारी चीजें हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोटे मोटे तौर पर हमें पता ही है कि एमपीपीएससी क्या करता है और यूपीएससी क्या करता है, ठीक। लेकिन जितनी भी सर्विसेज होती हैं, हम कह सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, है ना, उन सब के लिए एग्जाम कंडक्ट करना यूपीएससी का काम है। वहां पर कौन करेगा, एमपीपीएससी करेगा स्टेट के लिए, ये तो हम सभी को पता है। उसके बाद वो क्या करता है, एडवाइस भी देता है, ठीक, किसके लिए, प्रमोशंस के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति को अगर कहीं लगता है तो उसके लिए, ठीक है, वहां पर गवर्नर को एडवाइस करेगा, यहां पर वो राष्ट्रपति को एडवाइस करेगा, ठीक है, कि ये सारी चीजें चेंज कर लीजिए। उसके हिसाब से हम बात करें कि रिक्रूटमेंट के क्या रूल्स होने चाहिए, क्या सारी चीजें होनी चाहिए, ऑप्शनल हो, ऑप्शनल नहीं हो, ऑप्शनल हटा देना चाहिए, ठीक है, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, या ऐसा हम इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, है ना।
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें रूल रेगुलेशंस को लेकर हम हर प्रकार की चीजें वो क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। वहां पर कौन करेगा, एमपीपीएससी एडवाइस करेगा, और किसको एडवाइस देगा, वो सीधा गवर्नर को देगा। ये किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। तो इसको एक बार पढ़ बस लेना है, इसमें डिटेल में नहीं जाना है। उसके बाद जो है डिटेल में जो यह हमको याद रखना है, वो किसको याद रखना है, आर्टिकल 323 को, है ना, आर्टिकल 323, ठीक है। आर्टिकल 323 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 323 बात करता है रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है, कि यहां पर यूपीएससी और यहां पर एमपीपीएससी क्या करेंगे, अपनी अपनी रिपोर्ट वो हर साल बनाते हैं, हर साल अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, और हर साल रिपोर्ट बनाकर कहां पे देते हैं आपके, वो वहां पर देगा प्रेसिडेंट को, और यहां पर ये किसको देगा, आपके गवर्नर को देगा। और ये रिपोर्ट रखी जाती है कहां पर, वहां पर पार्लियामेंट में, और यहां पर स्टेट लेजिस्लेशन में उस रिपोर्ट को रखा जाता है, और उस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा की जाती है। इसलिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। वो हर साल दोनों की जिम्मेदारी है कि वो हर साल अपनी एक रिपोर्ट बनाकर अपने अपने, हम कह सकते हैं यहां पर आपके प्रेसिडेंट को और वहां पर गवर्नर को वो रिपोर्ट दे। तो आर्टिकल 323 हमको याद रखना है। कौन सा आर्टिकल, 323। चलिए बढ़े आगे। दोनों का आर्टिकल 323 हाँ, दोनों के लिए ये वही है ना, मैंने बताया ना, एक ही लाइन में उसमें लिख दिया है कि यहां पर प्रेसिडेंट और वहां पर गवर्नर, यहां पे स्टेट पीएससी, वहां पर आपका यूपीएससी, ठीक है। क्योंकि हम कह सकते हैं इतने सारे स्टेट्स हैं, फिर सबके लिए अपने अलग अलग बनानी पड़ेंगे उसको आर्टिकल्स, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब सर्विस कंडीशंस देख लेते हैं। यह है आपका यूपीएससी और यह है आपका एमपीपीएससी। इसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं है, थोड़ा सा बस अंतर है। जैसे कि एक बार आपको अपॉइंट कर दिया गया तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे ऐसे जो आपको डिसएडवांटेजेस देते हो, है ना। जैसे 2.5 लाख सैलरी है, सीधा 50,000 कर दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको जो भी हमने प्रॉमिस किए हुए, एक बार आपकी नियुक्ति हो गई, अपॉइंट हो गई, हमने कहा कि हम 2 गाड़ियां और 2 ड्राइवर देंगे, अब हम 1 गाड़ी और 1 ड्राइवर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, वो आपको 2 ही देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते, उसको रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार उसका टेन्योर पूरा हो गया, ठीक है, एक बार वो बन गया, तो उसके बाद दोबारा आप उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक। और क्या चीज है कि यूपीएससी का अगर मान लीजिए मेंबर है, यूपीएससी का क्या है, वो मेंबर है, तो यूपीएससी का क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, इसके अलावा और कुछ और बन नहीं सकता। वो एक बार यूपीएससी का क्या बन गया, वो मेंबर बन गया, तो वो क्या बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का प्रेसिडेंट बन सकता है या चेयरमैन बन सकता है ना, चेयरमैन कहना चाहिए। तो वो क्या बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य है, अध्यक्ष बन सकता है, प्रमोशन उसका हो सकता है, डिमोशन नहीं हो सकता वो, ठीक है। यहां तक कि उसको हम जो है दूसरे स्टेट पीएससी में भी मेंबर नहीं बनाएंगे, ठीक। स्टेट मेंबर, हाँ ना, स्टेट पीएससी में अपन उसको क्या बना सकते हैं, चेयरमैन बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद यहां पर एक बार आपने नौकरी कर ली तो फिर आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी पद प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी पोस्ट में आप नहीं जा सकते, हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ। सेम चीज यहां पर भी है कि अगर हम एमपीपीएससी के यानी स्टेट पीएससी के मेंबर्स की बात करें तो स्टेट पीएससी का मेंबर क्या बन सकता है, चेयरमैन बन सकता है, और साथ ही साथ में वो प्रमोट होकर यूपीएससी में जा सकता है ना, यूपीएससी का मेंबर बन जाएगा, यूपीएससी का चेयरमैन बन जाएगा, वहां जा सकता है, लेकिन उसका डिमोशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी क्या नहीं हो सकता, रीअपॉइंटमेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार आपने यहां पर जो है सदस्य वगैरह बन गए, आपके यहां के मेंबर्स वगैरह बन गए, उसके बाद आप स्टेट पीएससी में, सॉरी, आपके स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट का कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, क्लियर हुआ। चेयरमैन रीअपॉइंट नहीं होगा, नहीं, स्टेट पीएससी में चेयरमैन बनने के बाद उसका प्रमोशन ही होगा, अगर वो, है ना, वो यूपीएससी में जा सकता है, वापस उसमें नहीं आएगा, हाँ। अभी उसके पास एज है, एज क्राइटेरिया है, तो उसको प्रमोट कर सकता है, हाँ, वहां पे चला जाएगा, है ना। चलिए, मुझे लग रहा है कि समय तो हो गया है उनका जाने का। चलिए बढ़े आगे, अपन ये देख लिया। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एक छोटी सी जानकारी
हालांकि ये अपने काम की नहीं है, लेकिन बस थोड़ा बहुत याद रखिएगा। जैसे हम बात करते हैं ना ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है अपने पास? 3 है। आईएएस और कहां गया भाई? आईपीएस कहां लगे? हाँ, आईपीएस और शायद अगले पेज में आएगी आईएफएस। अच्छा बाजू में अच्छा बाजू में डाल दिया अपने आईएफएस, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें हैं। इसमें याद रखिएगा कि अगर हम आईएएस की बात करें तो आईएएस के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल माने जाते हैं। इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहां होती है? लबासना मसूरी में होती है, ठीक है। ये जो है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ कार्मिक मंत्रालय, है ना। ये शायद इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेना एक बार इसका, है ना, शायद गलत हो गया है ना। कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करते हैं आईपीएस के बारे में। तो आईपीएस को जो है वो लॉर्ड कैनिंग ने चालू किया था। लॉर्ड कैनिंग इसके जनक माने जाते हैं। इसकी ट्रेनिंग होती है आपकी हैदराबाद में, ठीक है ना। ये जो है आपके होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। कौन? आईपीएस। उसी के बाद हम बात करते हैं आपके किसके बारे में? आईएफएस, है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की हम बात कर रहे हैं, ठीक। उसकी अगर हम बात करें तो इसकी ट्रेनिंग कहां होगी आपकी? देहरादून में होगी। इसको याद रख लेना क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा था ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहां पर है, ठीक है, कि इंदिरा गांधी जो आईपीएस है, काम वाली इसको वो नहीं सुना था। ट्रेनिंग और काम वाली इसको ठीक हो रहा है। ठीक है। उसको देखिए जहां तक ध्यान आ रहा है है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है, ठीक। उसको आप चाहो तो गूगल करके अपडेट कर लेना अगर कुछ कंफ्यूजन है। हालांकि ये अपने उतना काम का नहीं है। अपन को किस काम का क्या है? कॉर्नवालिस का तो बहुत पहले चालू किया था ना, सिविल सर्विसेज पूरा उसने चालू किया था ओवरऑल। हाँ, पुलिस सर्विसेज के बारे में बात करें। आईपीएस के साथ ये सब तो सिविल सर्विसेज में ही आते हैं ना सारे। हाँ, सिविल सर्विसेज में भी आते हैं, लेकिन हम बात करें आईएएस के बारे में तो आईएएस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहां से चालू हुआ। किसने? मतलब आईएएस बनाओ और ये सारी चीजें, है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज, वो आपके सरदार भाई पटेल की देन है आईएएस वाला, ठीक है। आईपीएस वगैरह जो है हम कह सकते हैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस ही सारी चीजें कंट्रोल कर रही है, ठीक है। बेसिकली जब अंग्रेजों का शासन था तो पुलिस का ही सारा शासन चला करता था, पुलिस अधिकारी ही सारे मुख्य काम देख रहे थे, तो इसलिए कॉर्नवालिस। उसके बाद हम, हालांकि उतना भी हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए जो है बस इतना काम का है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन शायद एक बार पूछा जा चुका है कि इंदिरा गांधी जो है नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ये कहां पर आप देखने को मिलती है? आपको देहरादून में देखने को मिलती है। देहरादून में क्यों देखने को मिलती है ना? देहरादून में देखने मिलती है। और मंत्रालय कौन सा है इसका? है ना, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। चलिए उसके बाद, हाँ ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं ना, नेशनल लेवल की सर्विसेज की बात करते हैं, तो नेशनल लेवल सर्विसेज को अगर हमें नया, मान लीजिए अभी 3 है, हम कोई और नई नेशनल लेवल की सर्विसेज बनाना चाहते हैं, ठीक। जैसे अभी बात चल रही है कि आप बनाइए, है ना, आईजेएस, नहीं, जेल सर्विसेज, है ना, क्योंकि जेलों में स्थितियों को ठीक करने के लिए, अभी हालांकि पुराना मुद्दा हो गया ये, ठीक है। इसकी बात चल रही थी कि हमको क्या बनाना चाहिए? नेशनल लेवल पर जेल सर्विसेज भी बनाना चाहिए, है ना। तो वो सर्विसेज कौन बनाएगा? राज्यसभा बनाएगी, है ना। तो नेशनल लेवल की सर्विसेज को बनाने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसके पास है? आपके राज्यसभा के पास होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अब दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है कि यूपीएससी के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? सर रॉस बारकर बने थे। उसके बाद जो पहले हम कह सकते हैं कि भारतीय बने थे वो कौन थे? है ना, एच के कृपलानी थे। और उसके बाद पहली महिला कौन बनी थी? बैथ्यू, है ना, रोज विलियम बैथ्यू, ठीक है। चलिए प्रेजेंट में कौन है? कौन? अक्षय कुमार, अजय कुमार, अजय कुमार यूपीएससी, देखो, राजेश लाल मेहरा है ना, हाँ, स्टेट के है अपने यहाँ के एमपीपीएससी के हो गए, मेहरा साहब, है ना, वहां पर क्या नाम? प्रीति सुल्तान, महिला? फीमेल है।
सर ये आईपीएस के जो फादर है, एक बार ऊपर जाइए ना वापस। आईपीएस के जो फादर है वो एक बार चेक कर लीजिए सर, आप चेक करके कंफर्म कर लीजिए। उसको छोड़ दो, उतना नहीं पूछेगा वो, है ना, उतना डिटेल में नहीं जाना है। आपसे आईपीएस के फादर नहीं पूछेगा, है ना। एक बार देखो, चेक करो क्या कह रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। आईपीएस तो कौन पॉलिसी है आईपीएस? सर यहाँ पे देखिए ये लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, हम्म और द फादर ऑफ ऑल इंडियन सर्विस। ऑल इंडियन सर्विस का तो नहीं है। और इसमें लिखा है कि हिस्टोरिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पुलिस सिस्टम। चलो इसको देख लेंगे, और है ना। नहीं देखिए, अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग चीजें हैं, है ना। ऑफिशियली आप देख लेना कि ऑफिशियली वेबसाइट्स क्या कह रही है। ठीक है, अब जैसे अभी तुमने अध्यक्ष का क्या नाम लिया? कौन सी वेबसाइट से देख रहे हो? अभी मैंने नाम बताया ना। अजय कुमार। हाँ देखो, सर इसमें लॉर्ड कैनिंग का भी रोल बताया गया है। वो ऐसा बताया गया है कि पुलिस एक्ट 1861 लॉर्ड कैनिंग के टाइप का है सर। और मतलब इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का तब का था। और उसमें इंस्पेक्टर जनरल और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल तब मतलब इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो वो इनके टाइम पे थे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे थे। बट कॉर्नवालिस को फादर ऑफ मॉडर्न पुलिस सिस्टम माना जाता है। हाँ, हम पुलिस सिस्टम की बात नहीं कर रहे ना, हम तो आईपीएस के बारे में बात कर रहे हैं। पुलिस सिस्टम, पुलिस देखो, पुलिस सिस्टम लाना अलग चीज हो गई, है ना, और आईपीएस अलग चीज हो गया, एक अधिकारी हो गया। हम कहते हैं कि भाई चलो यहाँ पर हम जो है एसआई जो है वो सबसे पावरफुल होगा, है ना, और उसी को सारी पावर्स दे दिए गए। तो एक मतलब सिस्टम लाना अलग बात है, और एक पोस्ट हम कह सकते हैं आईपीएस और वो सारी चीजें लेकर आना वो अलग हो गया। हाँ, है ना, पीनल कोड्स और वो सारी चीजें। ठीक है, बहरहाल ये देखो, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो, है ना। अभी तो 27 में वो रिटायर होंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब जब सर्च करो ना तो ऑफिशियल वेबसाइट देखो कि जो वेबसाइट है वो ऑफिशियल है कि नहीं। है ना। विद्या ने बोली, गलत नहीं बोली। देखो, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। चलिए लिख लिया, है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बस क्या होता है, वही मैं कह रहा हूं कि बहुत इस समय डेटा और कंज्यूम बहुत है। वाला कहाँ गया सर? कौन सा? फॉरेन सर्विसेज वाला फॉरेन सर्विसेज उसी के अंदर आ जाता है, किसकी? आपके आईएएस के अंदर आ जाता है ना। तो जो से करते रहते हैं, इंटरव्यू वगैरह होता रहता है, हम्म, तो वो आते थे, वो हम्म, जैसे दोबारा में वो उसमें भी आए थे। हाँ, दीपक वोरा, दीपक। भानु और ये ऐसा वो भी थे। हम्म, बहुत ऐसे एनिमेटेडली अपनी पुलिस को भी बताते हैं। तो वो तो आईएफएस आईएफएस बहुत जोर से करते हैं। हाँ, आईएएस में जाना चाहते हैं कि आईएफएस में जाना चाहते हैं, तो आईएफएस तो फॉरेस्ट है। पहले लोग आईएफएस ही चुनते थे ना सर। पहले पहले जितने थे ना वो आईएफएस चुनते थे, जो टॉप टॉप 10 हुआ। आईएफएस की पोस्ट भी बहुत कम होती है ना, 10-12 ही निकलती है बहुत मुश्किल। ठीक है, तो आइए पहले जो होते थे वो यार भारत में क्या रहना, विदेश में जाने का मौका मिल रहा है तो वहां जाने जाते थे। नहीं, वो सब सारी चीजें ठीक है, पर ये फॉरेस्ट सर्विसेज वाला ये तो अलग ही चीज हो गई। दोनों अलग अलग विभाग है ना। जैसे ये क्या हो गया, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, इसी के अंदर में आ जाएगा फॉरेन सर्विसेज। सर आईएफएस वालों की ट्रेनिंग वगैरह भी लवासमा में होती है क्या? फॉरेन सर्विसेज वालों? हाँ, इसको देखिए, अगर हम आईएफएस वालों की फॉरेन सर्विसेज के बारे में करें ना, तो इनकी जो है ट्रेनिंग 2 बार होती है। पहले वो आपकी कहाँ होगी, लवासना में होगी। लवासना के बाद फिर उनको जो है एक मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम भूल गया, वहां पर वो जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पर भेजा जाता है। फिर वहां पर उनको डिप्टी कलेक्टर की तो होती है, हम्म, एक ही जगह पे होती है। हाँ मतलब ये आदमी बस हाँ, यूनिवर्सिटी के नहीं जाते, पुलिस के जैसे नहीं जाते। नहीं पुलिस वाले का साधन है।
ये पुलिस वाले लेकिन यही रहते ना आपके साथ नौरोना एकेडमी के हाँ शुरुआती स्तर पर। डीएसपी पहले वहीं आती था ट्रेनिंग होगी पर 6 मंथ्स के लिए शायद। हाँ फिर उसके बाद आपको शिफ्ट करते थे सागर एकेडमी में शिफ्ट करते हैं, शूटिंग प्रशिक्षण है ना। और फॉरेस्ट वाले का यहाँ बालाघाट में है हम लोग का। हम लोग का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग है वो बालाघाट अलग अलग तुमसे अपना वाला आई यूपीएससी है एमपीएससी उसको उसमें जाना होगा ना, फॉरेस्ट में जाना होगा। चले आपको जगह जाना है नहीं कहाँ जाना है नौरोना नहीं, वो भी बहुत बढ़िया पोस्ट है फॉरेस्ट वाली भी। फॉरेस्ट मुझे रेंजर तो मजाक नहीं कर रहा था जंगल से बड़ा प्रेम है मुझे पर्सनल लेवल नहीं जाना चाहिए। और क्या चंदन के लाल चंदन देखे पुष्पा टाइप अरे मतलब रोटे ये जैसे आप वहां पे हो तो जितने भी रिसोर्ट्स होंगे भाई, सब जगह आपका एक छत्र राज, आपका पूरा जो सर्किल होगा है ना, क्योंकि हाँ क्योंकि हाँ उसके लेवल के अधिकारी मना नहीं कर सकते, कोई मना नहीं करता उनको। जो भी नेता आता है आपको पूरा घूमना सब कुछ हाँ, करवाना रहता सब सारी रहते हैं, और क्योंकि उसका रेंज बड़ा होता है ना सर। हाँ फॉरेस्ट सर्किल बहुत बड़ा होता है अपने आप में। जो टूरिस्ट नहीं देखते हाँ वो स्पेशल आप देखते हो वो देख सकते हैं कोर एरिया में जा सकते हो। चलिए बढ़े अपन आगे। चलिए यूपीएससी और एमपीपीएससी अपन ने देख लिया। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट पीएससी, है ना। तो ज्वाइंट पीएससी क्या है आपके, दो राज्यों के लिए अपन ने एक साथ बना दिया, ठीक है। इसमें भी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इसको सुन लेना, मुझे नहीं, क्योंकि हमारा ज्वाइंट पीएससी है नहीं तो पूछे जाने की संभावना भी कम है, ठीक है। तो ज्वाइंट पीएससी में भी क्या होगा भाई, दो राज्यों के लिए एक साथ होगी, दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए हमने क्या कर दिया, एक ज्वाइंट पीएससी बना दिया, ठीक। उसके बाद जो है इसके जो अध्यक्ष होंगे, है ना, जिसके इसके जो मेंबर्स होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, है ना। भले ही दो राज्यों के लिए बनाया तो उनके अलग अलग राज्यपाल उसको करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो सारा मामला किसको दे दिया, प्रेसिडेंट को, कि भाई तुम करो, ठीक है। टेन्योर वही रहेगा 6 से 62 साल का। उसके बाद हटाएगा कौन, बिल्कुल यूपीएससी में जैसे हटाया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट ही उसको हटाएगा और वो सारे प्रोसेस, है ना, दिवालिया हो जाए और वो सारी बातें, ठीक है। सेवा और शर्तों की बात करें तो वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, आपका प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। बस इतना है कि ये जो अपनी रिपोर्ट देते हैं, है ना, क्योंकि हम कह सकते हैं स्टेट पीएससी है, ठीक, लेकिन कैसी है, ज्वाइंट है, तो ये क्या करेंगे, अपनी अपनी जो है रिपोर्ट्स बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के बाद अलग अलग स्टेट को, जैसे मान लीजिए भाई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए मान लीजिए ज्वाइंट पीएससी बना, तो एक बार रिपोर्ट किसको दे देंगे, छत्तीसगढ़ के लिए अलग बना लेंगे, मध्य प्रदेश के लिए अलग बना देंगे और दोनों के गवर्नर को दे देंगे, है ना। बस इतना ही अंतर आ जाता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है कि ज्वाइंट पीएससी अपने बारे में पूछे। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, सीएजी के बारे में, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो ये क्या है, ये तो सीए ने सरकार के सीए हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, सारा लेखा परीक्षण कर रहे हैं, सारा ऑडिट्स इनके पास में है, ठीक है। लेखा परीक्षण हम कह सकते हैं अकाउंट्स और ऑडिट विभाग के ये क्या है, आपके हेड हो गए, ठीक है। इसको वॉच डॉग ऑफ पब्लिक कहते हैं ना, पब्लिक के क्या है आप, वॉच डॉग, है ना। ये प्रश्न एक बार पूछा था, है ना, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक, ठीक है। किसको कहा जाता है, आपके सीएजी को, कैग को कहते हैं, है ना। तो इसमें ये सारी चीजें सिर्फ पढ़ लेना, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस क्या याद रखना है आपको, पब्लिक फाइनेंस के ये क्या है, वॉच डॉग है ना। पब्लिक फाइनेंस के वॉच डॉग क्यों है, पब्लिक फाइनेंस को ये चेक करते हैं कि पब्लिक फाइनेंस कितना ठीक रहा, उसमें कोई मामला गड़बड़ तो नहीं हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है। स्टेट लेवल और आपके यूनियन, स्टेट और यूनियन दोनों का ही क्या बनाते हैं, ये है ना, पूरा लेखा जोखा, पूरी ऑडिटिंग यही करते हैं, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में ये दिया गया है, पार्ट 5 में, और चैप्टर 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक, बस इतना ही याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो ये 3 बातें इसमें याद रखनी जरूरत है बस, ठीक है ना। वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, उसके बाद पार्ट 5 चैप्टर 5 आर्टिकल 148 से 151, है ना। ये 3 चीज बातें ही हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए
बढ़े आगे। नाम नहीं पूछता सर। इसका तो पूछते हैं ना। कौन ये सचिन ये संजय वो यहाँ पे कितनी देर लगी है बनाने में? ये तो ऑफिस आवर्स पे है पूरा संडे। नहीं नहीं 38 नहीं होंगे, वो कुछ ब्लैंक भी होंगे उसमें। कुछ ब्लैंक भी है, घबराओ नीचे वाले ब्लैंक होंगे। आएगा। वो चेक जल्दी से चेक कर लो सही बोल रहे कि नहीं। वो विश्वास नाम की चीज नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो ये तीन देखो, इसमें बहुत सारी स्लाइड में जो कंटेंट दिया गया ना, उसमें मैंने ज्यादा लिखा जरूर है, लेकिन काम काम की चीजें अपन को नोट डाउन करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी हो जाएगा। मतलब आप बोल रहे हो कि आपने बिना काम के लिखे? हाँ नहीं काम की तो सभी है, लेकिन नोट्स में क्या काम का है, लिखना किसको है, वो चीजें अपन ध्यान रखने बस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में, अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, है ना। तो सबसे पहला आर्टिकल ही है ना, 148 से ये स्टार्ट होता है, तो 148 में क्या क्या दिया है कि इसको अपॉइंट करना है। ठीक, उसके बाद ये क्या लेता है, ये भी ओथ लेता है। ठीक है, ओथ के बारे में कौन से आर्टिकल्स में दिया गया है, सॉरी कौन से शेड्यूल में दिया गया है? थर्ड में शेड्यूल में दिया है ना। थर्ड शेड्यूल में ऑलमोस्ट सभी जितने बड़े बड़े लोग हैं सभी की ओथ के बारे में दिया गया है, इसको याद रखिएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा चुका है ना, कि ओथ जो है किस शेड्यूल में आता है, एमपीपीएससी ये पूछ चुका है। ठीक है, तो ओथ जो है वो आपके शेड्यूल थर्ड में आता है। फर्स्ट में क्या आता है? शेड्यूल फर्स्ट में क्या है? स्टेट और टेरिटरीज, है ना। सेकंड में अमेंडमेंट्स एंड सैलरीज, सैलरी थर्ड में होता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इसको अगर हमें हटाना है तो कैसे हटाएंगे? इम्पीचमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा। हाँ ठीक है, तो इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका इम्पीचमेंट क्या होता है, कैसे होता है? पहले किसी भी एक सदन में आता है 50 लोग, उसके सपोर्टर होने चाहिए, फिर स्पीकर जो रहता है या चेयरमैन जो रहता है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। 15 दिन की उनको बताई जाती है कि हम्म। आपको सेम एज प्रेसिडेंट ही तो होता होगा। हाँ फिर वो दूसरा Almost हो जाता है, almost same है। उसका पास होगा तो प्रेसिडेंट सर का मत किया तो करेंगे। है ना। चलिए बढ़िया, है ना। तो इसको भी अगर हटाना है ना तो सेम पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पूरा प्रोसेस ना लिख के सिंपल लिख दिया कि भाई जैसे उसको हटा दे वैसे इसको हटाएंगे अपन। ठीक, चलिए नहीं होगा वैसे। हाँ आज तक नहीं हटाया। नहीं हटा होगा। हाँ चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो है टेन्योर के बारे में। तो टेन्योर कितना है? 665। ठीक, उसके बाद अब इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, इसको याद रखना है, जो दोनों में से जो भी पहले हो जाए, अगर 65 के पहले हो गए तो हटा देंगे, है ना। 6 साल के हो गए तो सभी जगह यही काम करता है। ज्यादा टेन्योर किसका रहता है? ये इन्हीं के तो है, 6 साल 6 साल, सबसे ज्यादा नहीं करता। 6 वर्ष। एज किसकी रहती है? ऐसा क्यों हो किसी की? 65 के ऊपर किसी ने 6 साल है कि आपको याद है ना, अभी 6 साल और किसी का 6 नहीं है। अभी तो 5 साल है। नहीं, वो उसकी यूपीएससी एमपीपीएससी भी देगा ना। हाँ यूपीएससी एमपीपीएससी मतलब ये ऑल इंडिया सर्विसेज। हाँ लेकिन अभी ना? एनएचआरसी वगैरह देखिए उसमें 3 साल का है। एनएचआरसी वगैरह देखिए उसमें राइट है, उसमें तो 3 साल का है। 70 years तक का है ना। चलिए, हाँ, वही तो यार, मतलब नहीं तो रिटायर होने के बाद ही तो उनको बनाते बेचारों को। रिटायर होने के बाद बनाते हैं तो उसको। हाँ, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा, है ना। फिर सर्विसेज की अगर हम बात करें, है ना, कि भाई उसको क्या क्या हम कह सकते हैं कि वेतन भत्ते सैलरी वो सारी चीज मिलेगी, तो इसमें सिंपल क्या लिख दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जज को जो दे रहे हो वो सारी सुविधाएं इनको भी दे दो। ठीक है, चलिए तो इसमें ज्यादा डिटेल में अपन को जाना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इसको हटाएंगे कैसे, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। टेन्योर कितना आएगा? 665। ठीक, उसके बाद रेजिग्नेशन किसको देगा? ये प्रेसिडेंट को देगा। ठीक, बस इतना ही याद रखना है इसमें। और 6 years। उसका ईयर उसका ही रहेगा। अच्छा उसका मेंशन नहीं होगा।
मर जाओ या तो दिवाली हो जाओ। मर जाओ चलिए मर जाओ। ठीक है। अब इसके बेसिकली काम क्या है, बेसिकली काम जो है उनको भी अपन को बहुत डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, क्या है काम, जितने भी हम कह सकते हैं, अब इन सारी चीजों को एक बार रीड आउट कर लेना पीडीएफ में। सिंपल क्या है, ऑडिट करो। ठीक है, सरकार के जितने भी संस्थान हैं, ठीक है, उन सबका क्या करो, आप ऑडिट करो। सरकार ने जहां भी 1 रुपए खर्चा कर रहा है उसका क्या करो, ऑडिट करो। इसके अलावा प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि इस पर्टिकुलर संस्थान का भी ऑडिट होना चाहिए या करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट उसको बोल देगा, तो वो उसका भी ऑडिट कर देगा। ठीक है, तो सरकार ने जहां जहां 1 रुपए भी खर्चा किया है, सब चीज का वो क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है। दूसरी चीज, अगर प्रेसिडेंट कहीं के लिए कह देता है ना, मान लीजिए उसको प्रेसिडेंट ने बोल दिया जियो का जाके ऑडिट कर दो, तो जियो का जाके ऑडिट कर देगा। ठीक है, तो हमारे संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जहां जहां सरकार पैसा खर्च कर रही है, सब जगह के वो क्या करेगा, ऑडिट करेगा। अब मेन चीज क्या है, मेन है रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट किसको देता है, ये प्रेसिडेंट को, है ना। सेंटर में प्रेसिडेंट को देगा और स्टेट में किसको देगा, गवर्नर को देगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने अपने जो है सदन में इसको रखेंगे। ठीक है, फिर वहां पर कौन सी कमेटी बनेगी, अरे अच्छा वहां तक अपन पहुंचे नहीं लगता, वाला स्किप किया क्या अपन ने, 1 मिनट। पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में अपने डिस्कस नहीं किया ना अभी तक, है ना। एस्टिमेट कमिटी, फाइनेंस कमिटी, डिपार्टमेंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये सब अभी नहीं देखा ना। चलिए ठीक है, उसको एक ही लेक्चर में देख लेंगे। मतलब लोक संसद क्या है, संसद कैसे काम करती है, पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है, यहाँ पर आपके स्टेट लेजिस्लेशन काम कर रहा है। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आंसरिंग होते हैं, एक दिन में क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें एक ही दिन में अपन खत्म कर लेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, जो हमारी संसद होती है ना, वो क्या करते हैं, चाहे संसद की बात करें या हम स्टेट लेजिस्लेशन की बात करें, दोनों क्या करते हैं, अब छोटी छोटी कमिटीज बनाती है ना। कमिटीज बनाती है, कमिटी क्या करती है, सरकार के विभिन्न प्रकार के कामों पे कंट्रोल करने के लिए वो इस रिपोर्ट्स वगैरह को जो है रीड करती है। तो यहां पर बनेगी आपकी लोक लेखा समिति। वो क्या करेगी, इसकी रिपोर्ट को पढ़ेगी, है ना, कि भाई सरकार ने कहां कहां पैसा खर्च किया है, कितना पैसा खर्च किया है, और सरकार ने कहीं अगर जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जो है विपक्ष क्या करता है, सरकार के ऊपर आरोप लगाता है कि यहां पर जो है आपको इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए था। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि जो एक समय में बहुत, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को हटाने में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि क्या हुआ था कि आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इंडिया में, दिल्ली वगैरह में, ठीक, तो वहां पर जो है इसकी कमेटी के रिपोर्ट्स के आधार पर ये निकल के आया था कि सरकार ने बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा खर्चा कर दिया है, जितने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए लैपटॉप मंगा रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप उन्होंने मंगाया और लैपटॉप का एक दिन का किराया 30,000 दे रहे हो। ठीक है, एक महीने के लिए तुम जो है 30,000 रुपए उनको देते जा रहे हो, इतने में तो लैपटॉप खरीद लेते। ठीक, इस प्रकार के जो है अनाप शनाप खर्च जो है कई बार इसमें देखे गए, और सरकार के इस प्रकार के खर्चों को ये पकड़ लेता है। फिर विपक्ष क्या करता है, उनको जो है सबके सामने रखता है और सरकार के ऊपर दबाव बनता है। क्लियर हुआ। चलिए, अब इसमें कमी क्या हो जाती है, कमी ये हो जाती है कि ये जो है खर्चे तो हो गए, अब पैसा तो चला गया है। ठीक है, अब सिर्फ आप क्या कर रहे हो, ऑडिट करके सिर्फ एक दबाव बना रहे हो कि तुमने गलत खर्चा किया, तो इसकी एक कमी बस है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे पहले बने थे, वो कौन बने थे, वी नरहरि राव। इनको याद रखिएगा। प्रेजेंट में कौन है आपके, संजय मूर्ति। संजय मूर्ति। रुक जाओ,
ठीक है, अपडेट कर लेना इसको, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट से देखा ना। हाँ हाँ चलो। चलो, अब कौन हो गए हैं, के संजय मूर्ति, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है ये कौन से नंबर के हैं, कौन से नंबर पे? 29, एक बार चेक करना, 29 नंबर होना चाहिए। 25th 25th, who is the chairman of the 25th CAG, उसमें संजय मूर्ति का नाम आ रहा है। 25 है। हाँ, चलो इसको देख लेना, नंबर भी देखना है ना, क्योंकि कई बार पूछ लेता है ना 25 कौन से है, 27 कौन से हैं, उसके हिसाब से। पर इसमें तो ये लिखा रहा है कि लेटेस्ट एंड करंट ये है संजय मूर्ति, और एक नंबर 24 को 15th कैग ऑफ इंडिया 15वें नंबर चेक किया, सक्सीडिंग गिरीश चंद्र मुर्मू 15th नंबर में से सही है। 15 आ रहा है। हाँ 15th आ रहा है। हाँ तो सही है ना। सही है कि मुर्मू ने 14 थी सही है। आप उससे पहले क्या होगा? अरे आया के नाम था उसका के ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी पहले जम्मू कश्मीर में घुसते हैं ना शायद। हिमाचल प्रदेश गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं वो हिमाचल प्रदेश के तो ये है। तो यही लेफ्टिनेंट गवर्नर बने ना शायद, फिर उन्होंने रिजाइन किया था वहां से। चलो इसमें दिख नहीं रहा है, उसको ना नंबर क्या है, नंबर अपडेट कर लेना कि कौन से नंबर के हैं ये, है ना, कौन से नंबर के हैं, क्योंकि ऐसा पूछ लेता है ना, प्रेसिडेंट कौन से नंबर के, अभी प्रेजेंट वाले, है ना, प्राइम मिनिस्टर कौन से नंबर के प्रेजेंट वाले, ठीक है, इस प्रकार से वो पूछ लेता है। ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले वही थी। चलिए 2020 में आगे बढ़े, सीजीए ठीक है। इनके अंडर में कौन रहते हैं, सीजीए। अब देखिए, अगर हम बात करें पहले 1976 के पहले क्या था कि अकाउंट्स भी वही बना रहे थे, ऑडिट भी वही कर रहे थे, है ना। अकाउंट्स बनाने का काम मतलब पूरा लेखा जोखा भी वही कर रहे हैं, फिर बाद में वही ऑडिट भी कर रहे हैं। तो इस मतलब एक प्रकार से ये हो रहा था कि स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, खुद ही आंसर लिख रहा है और फिर खुद ही आंसर चेक करके अपने आप को नंबर दे दे, ठीक, उस प्रकार का सिस्टम चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ऑडिट अलग करो और अकाउंट्स बनाने का काम अलग करो, ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, आपके लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया, ठीक। इनका काम है अकाउंट्स तैयार करना। कितना क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स तैयार करना। ऑडिट कौन करेगा, आपका कैग करेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। बस इतना याद रखना, 1 मार्च 1976 के बाद से ये चालू हुआ है ना। इसमें बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका कोई आर्टिकल बनाने का है? हम्म, मतलब ये आर्टिकल है कुछ इनका जो इनका हाँ ठीक है। आर्टिकल 150, हाँ आर्टिकल 150 भी लिख लो, पूछ सकता है, ठीक है। आर्टिकल 150 क्या कह रहा है, पहले सर एडवाइस करना हम्म, एडवाइस कर सकते हैं फॉर्मेट। हाँ आर्टिकल 150 यही कह रहा है कि एडवाइस करेगा फॉर्मेट, ठीक है। अभी भी वही है, क्या कह रहा है कि ये जो है आपके फॉर्मेट को एडवाइस करेगा। लेकिन पहले क्या हो रहा था, पहले कौन कर रहा था ये सारे काम, सीएजी कर रहा था, क्योंकि सीएजी दोनों ही काम करता था, ऑडिट भी कर रहा है, अकाउंट भी बना रहा है, ठीक है। मतलब खाता भी तैयार कर रहा है, फिर बाद में उसी खाते का ऑडिट भी कर रहा है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। तो अब जो है अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसके लिए कौन जो है आपके कहना चाहिए कि एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को,
सीजीए सीधी तो लिखा है कहाँ? हाँ 150 आर्टिकल में, ये जो सबसे नीचे आने चाहिए वो पता चलता है सीधी तो लिखा है इसका नाम। तो ये यहाँ पे क्या रेलेवेंस है इसका? हाँ सीएजी ये, क्योंकि ये एसी के अंडर में तो काम कर रहे हैं ना, सीजी के अंडर में सीधी काम है ना, गाइडेंस तो यही दे रहा है। जो मेन कौन है आपका? कैग, है ना? ये उसके अंडर में काम करता है। अंडर में काम करने का मतलब है कि वो कैसे काम कर रहा है। एक प्रकार से हमने हालांकि एक अलग और स्वतंत्र व्यवस्था बना दी है। देखो इसको पूरी कहानी समझो। पहले जो है कैग क्या कर रहा है, कैग ही अकाउंट बना रहा है और कैग ही क्या कर रहा है, उसको ऑडिट करना। ऑडिट कर रहा है। अब हमने क्या कर दिया कि एक अकाउंट बनाने वाला एक अलग संस्था बना दी, उसको कहा कि भाई तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने हिसाब से अलग से काम करोगे। ये व्यवस्था कब से आई? 1 मार्च 1976 से। ये किसके अंडर में काम कर रहा है? आपके फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में काम कर रहा है एक प्रकार से, ठीक है। अब इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में हमने एक क्या बना दिया, एक अलग से व्यवस्था बना दी, ठीक। अब आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, मतलब हम्म सीजीए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीजी नहीं, ये हाँ अपन इसको ऐसा मान सकते हैं ना कि ये आपका वित्त मंत्रालय के अंदर एक विभाग जैसा है ना, स्टेचुरी हो गई। वित्त विभाग के अंदर एक काम है जिसको क्या कर दिया गया है, हम कह सकते हैं एक सर्विसेज के अंडर में हमने एक अलग से सर्विसेज ऐड कर दी। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो है आपके अकाउंट्स बनाने के लिए, यहां पर हम कह सकते हैं कोई कमिटी नहीं बन रही है, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने क्या कर दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया। एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उसके ऊपर अकाउंट्स बनाने का काम कर रहा है। अकाउंट्स बनाने का काम करने के लिए क्या कर दिया हमने, हमें क्या चाहिए, उसके लिए इंप्लॉयज चाहिए, है ना। सीएजी में क्या हो रहा है, एक कैग ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक अध्यक्ष है, एक कमिटी जैसे काम कर रहा है और सारी चीजों का क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है। यहां पर क्या है, यहां पर सरकार है। अब सरकार जो है अपने अकाउंट्स बनाएगी, ठीक है। सरकार का पूरा अकाउंट कौन देखता है, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। सरकार का पूरा जो है अकाउंट्स वगैरह का काम कौन करेगा, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में हमने क्या बना दिया, सीजीए बना दिया, ठीक है, ठीक। सॉरी ये वाला नहीं आएगा, है ना, सीजीए बना दिया। आर्टिकल 150 के यहाँ पे क्या है, बता रहा हूं ना, सीजीए बना दिया। सीजीए क्या कर रहा है, अपना अकाउंट्स बना रहा है, ठीक है। सरकार ने कहां खर्चा किया, सारी चीजें कहां खर्चा करी, वो कौन बना रहा है, आपका सीजीए बना रहा है। ये क्या है, ये हम कह सकते हैं सर्विसेज के लिए एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज मिलकर यह काम कर रहे हैं। एक विभाग है ये, एक क्या है, डिपार्टमेंट है, किसके अंडर में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ही सारे देश का क्या करेगी, फाइनेंस का हिसाब रखेगी, है ना। कहां पर कितना पैसा आया, कितना दिया, सबका अकाउंट वही बना रहा है, ठीक। अकाउंटेंट है वो पूरे, ठीक। अब यहां पर क्या कर दिया, इस काम के लिए हमने क्या कर दिया, हमें एक सर्विसेज की जरूरत पड़ी, लोगों को की जरूरत पड़ी, इंप्लॉयज की जरूरत पड़ी, तो हमने क्या कर दिया, 76 के बाद जो है एक सर्विसेज बनाई और उसमें इंप्लॉयज को हायर करके वहां पर रखना चालू कर दिया कि तुम्हारा काम क्या है, अकाउंट्स बनाने का है, ठीक। अब अपन आते हैं किसके ऊपर, आर्टिकल 50 के ऊपर, तो 150 के ऊपर। अब ये जो अकाउंट्स हमारे बन रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा, है ना, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो फॉर्मेट कौन डिसाइड करेगा, आपका प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, लेकिन एडवाइस कौन करेगा, सीएजी एडवाइस करेगा, है ना। कैग उसको एडवाइस करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिट किसको करना है, कैग को करना है, ठीक है। तो बस इतना ही अंतर है इसमें, क्लियर हुआ। आगे बढ़ें। सीजीए में कौन होगा आपका, है ना, एक सीजीए होगा जो सबसे ऊपर बैठेगा, ठीक है। फिर उसके अंडर में दो आपके हम कह सकते हैं एडिशनल जो है सीजीए होंगे। अब दोनों एडिशनल सीजीए अलग अलग जगह बैठते हैं ना। एक सीजीए कहां बैठेगा, उसका एडिशनल आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठेगा, कहां बैठेगा, और दूसरा कहां बैठेगा आपका सीबीआईसी में, है ना। सीबीआईसी मतलब एंड कस्टम्स, है ना। एक कहां बैठेगा, एक वहां बैठेगा,
ठीक, तो ये दोनों बैठ के क्या कर रहे हैं, सब अकाउंट्स बना रहे हैं सरकार के लिए। ठीक, अब ये सारे उसके काम है, एक बार इसको रीड आउट कर लेना बहुत डिटेल में, सी है ना, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, खासतौर से किसमें, सीएजी में। हमें किसमें जाने की जरूरत है, कैग में जाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, ठीक, बस 100 देखो आर्टिकल 150 के बारे में अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन 150 कैसा है, एक हम कह सकते हैं अच्छा नंबर जैसा है, प्राइम नंबर टाइप का, 150 151, तो ऐसा सीधा सीधा उठा के पूछ सकता है कि 150 के बारे में क्या है कि हम अकाउंट्स के फॉर्मेट डिसाइड कर रहे हैं, है ना। फॉर्मेट कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। किससे पूछ लेगा, जो ऑडिट करता है कि भाई किस फॉर्मेट में तुम्हें सारी चीजें चाहिए, तो हमारे ऑडिट कौन कर रहा है, कैग कर रहा है। ठीक है, बस इतना याद रखना। चलिए, अब मध्य प्रदेश में कौन काम करता है ना, भाई मध्य प्रदेश को भी अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऑडिट है ना, सारी चीजें करनी पड़ेगी। ऑडिट कौन करेगा, सीज करेगा। ऊपर ही करेगा, लेकिन उसका अकाउंट्स भी बनाए जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें खास बात क्या है जो अपन को याद रखना है ना, मध्य प्रदेश में कौन होता है, मध्य प्रदेश में होता है महालेखाकार, है ना, अकाउंटेंट जनरल होता है। ठीक, अकाउंटेंट जनरल कहां बैठता है आपके, ग्वालियर में बैठता है ना, याद रखना, बस इतना याद रखना है, यही हमारे लिए काम का है कि अकाउंटेंट जनरल हमारे अकाउंट बैठता है, मतलब ऑफिस उसका कहां पर है, ग्वालियर में है। और ये कब से काम कर रहा है, 1985 से काम कर रहा है ना, 1985 में हमने इसको लेकर आया था। बस इसके अलावा हमको इसमें कोई विशेष चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, काम हमको यही पता है कि सारे वो क्या करेगा, अकाउंट्स वगैरह बनाएगा, है ना, राज्य सरकार के लिए। ठीक, चलिए, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। इसमें बस इतना ही याद रखना, क्या याद रखना कि ये क्या करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पूरा अकाउंट कौन देखता है, ठीक, उसके बाद इसका हेड ऑफिस कहां पर है, ग्वालियर में। कब बना था, 85 में, है ना। तो ईयर भी नहीं पूछता, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन ये पूछा था उसने कि इसका हेड ऑफिस कहां है ना। सब ऑफिस कहां पर बना है, एक हम कह सकते हैं एक ब्रांच उसने खोल दी, कहां पर, भोपाल में, है ना, क्योंकि भोपाल हमारी कैपिटल है, तो एक ब्रांच वहां पर खोल दी, लेकिन मेन सारा काम कहां पर हो रहा है आपका, ग्वालियर में हो रहा है। ठीक, चलिए, किसको, इस ये पॉइंट होगा, है ना। ये सारी चीज हम कह सकते हैं ना, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन्हीं को जो है इलेक्ट किया जाता है। जैसे हमने बात करी थी, ये किसके अंडर में काम कर रहा है, आपके कैग के अंडर में काम करता है। ठीक, यहां पर भी जो है आपके सर्विसेज, जैसे वहां पर सर्विसेज हमने बनाई, ठीक है, वैसे यहां पर भी सर्विसेज होती है, वही ऊपर जाकर काम करते हैं। ठीक है, चलिए, चल ब्रेक ले लें। देखो ज्यादा नहीं बचा होगा, थोड़ा ही सा बचा है ना। आपके लिए आया सुबह से चलो देखो कितना कितना स्लाइड बचा होगा, और देखो नहीं 31 तक नहीं हुआ, चार पांच स्लाइड और बची होगी बस, वो 31 बाकी की ब्लैंक है ना उसमें। 10 के आसपास। अरे देखो ये बीच में तो पूरी ब्लैंक ही छूट गई है। रिफ्रेश करेंगे ना हम लोग। चलो ठीक है ना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, कितने देर का, चलिए, है ना, आइए फिर 15-20 मिनट से आइए, है ना, 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।